हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन में। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फ़िज़िक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 है। ये सेकंड बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो ये चैप्टर नंबर 1 है, और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 9 है, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र। तो हमारा ये सेकंड पार्ट है इस वाले चैप्टर का। इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो था प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्रांतिक कोण को इंग्लिश में क्रिटिकल एंगल बोलते हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। सो ये होता क्या है, पहले आप इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन कैसे होता है। पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि अपवर्तन कैसे होता है। अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए, वरना यहाँ मैं थोड़ी जनरल नॉलेज के तौर पे आपको मैं यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ कि अपवर्तन क्या है। ये एक पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। कोई प्रकाश किरण ये इस तरीके से पहले माध्यम से अगर दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके कुछ वेग और जो दिशा है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका जो वेग है और दिशा वो दोनों बदल जाती हैं। इसी को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये क्या कहलाता है, हमारा अभिलंब। ये जो रेखा आ रही है ये कहलाती है आपतित किरण। आपतित किरण। अब ये जो रेखा निकल रही है बाहर की ओर ये क्या कहलाती है, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बाद हमने एक एंगल भी पढ़ा था जो बनता है आपतित किरण और हमारे अभिलंब के बीच में। यहाँ पे बनता है उसे हम कहते हैं आपतन कोण I, और जो यहाँ बनता है उसे कहते हैं अपवर्तन कोण R। तो इसमें अपवर्तन में आपको इतना थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। उसके बाद अब हम इस डायग्राम से आपको समझाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट वाला डायग्राम आप देखिए पहले। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये एक अभिलंब हो गया हमारा, ये एक प्रकाश किरण आ रही है। पहला माध्यम क्या है हमारा, कांच का, कांच। अब कांच कैसा माध्यम है, सघन या विरल। मैंने आपको बताया था कि सघन माध्यम होता है और एक विरल माध्यम होता है। अगर जो प्रकाश है वो सघन से विरल में आ रहा है, यानी सघन आप समझ सकते हैं कोई भी ऐसा माध्यम। देखिए, विरल क्या होता है, विरल माध्यम जो है वो वायु होती है एक तरह से। विरल माध्यम वायु होता है और सघन माध्यम को कांच या जितने भी बचे और वो सब सघन माध्यम में आते हैं। अगर जो किरण है आपकी सघन से विरल में आती है तो जो किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। और अगर किरण जो आपकी है वो विरल से सघन में आती है तो जो वो है वो अभिलंब की ओर ही मुड़ती है। तो अब आप देखिए, ये कांच से वायु में आ रहा है, ठीक है। अब जब ये कांच से वायु में आ रहा है यानी कि वो सघन से विरल माध्यम में आ रहा है जो हमारी किरण है, तो ये क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये इधर से आ रही है, अभिलंब कौन सा, ये वाला, इससे ये दूर की तरफ हट जाती है थोड़ा, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग, इस डायरेक्शन में निकल गई है। अब आपको ये पता है कि जो हमारा अभिलंब है और जो आपतित किरण है इनके बीच एंगल I होता है, यानी आपतन कोण, और जो नीचे है ये अपवर्तन कोण R होता है। इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब जब प्रकाश आता है तो उसका कुछ भाग तो परावर्तित ही हो जाता है और बचे कुछ भाग का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। परावर्तन पहले कोर्स में तो है आपके वैसे परावर्तन भी। तो परावर्तन जो है वो कुछ प्रकाश जो है वो परावर्तन के रूप में निकल जाता है और जो बचता है वो अपवर्तन के रूप में आ जाता है। परावर्तन का अभी इसमें देखिए कोई खास ऐसा नहीं है। अभी देखिए, आप अभी खाली अपवर्तन देखिए कि अपवर्तन हो रहा है इस वाले प्रकाश का, ये जो है अभिलंब से दूर हट रहा है। उसके बाद अगर हम देखें आपतन कोण, आपतन कोण क्या है हमारा I, इसका मान हम बढ़ाते जाएं, यानी इस डायरेक्शन में इस वाली रेखा को लाएं हम, तो क्या होगा, हम इस तरह से लेके आए। बढ़ाने का मतलब जो I का मान है वो बड़ा होना चाहिए। उसे जब हम बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम अगर बढ़ाएंगे तो जब ये अभिलंब से दूर हटेगी, हाल इस वाले अभिलंब से दूर हटना है, तो ये दूर हटते हटते कहाँ पहुँचेगी,
पहले इधर आएगी, फिर इधर आएगी और अंत में इस वाली लाइन पे ही आ जाएगी। तो जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो ये इस रेखा पे आ जाएगी हमारी जो किरण है। तो अब आप देखिए जो हमारा यहाँ पे कोण बनेगा वो आर जो है वो क्या कहलाएगा, 90 डिग्री का बनेगा। आर कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। कि देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना एंगल हो रहा है, बीच में 90 डिग्री का एंगल हो रहा है। तो अब देखिए जब हम ऐसा करते हैं तो जो कोण बनता है उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। जो हमारा आपतन कोण बनता है, आपतन कोण कौन सा, आई, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। आप डेफिनेशन समझिए, यदि हम आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, जैसे पहले इतना था, फिर इतना करा, फिर इतना करा, इस तरीके से हम अगर धीरे धीरे इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो जो हमारा अपवर्तन कोण है उसका मान भी बढ़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ था, फिर ये इधर आएगा, फिर इधर चला जाएगा, फिर डायरेक्ट इसी लाइन पे आ जाएगा, जबकि इसका मान जो है फिर वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो जब आपतन कोण का मान, आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान जो 90 डिग्री हो जाता है, तब इस कोण को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण जो है क्रिटिकल एंगल, यानी उसे हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। देखिए यहाँ हम फिर सी लिख देते हैं, आई नहीं लिखते हैं, क्योंकि जो आई है वही सी बन जाता है और जो हमारा आर है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री। ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हमारा क्रांतिक कोण है, जब हमारा क्रांतिक कोण बनता है तो जो हमारा आपतन कोण है वो क्रांतिक कोण कहलाता है और जो हमारा अपवर्तन कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप एक छोटी सी डेफिनेशन इसके ले सकते हैं। ये मैंने बता दिया आपको, आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण भी बढ़ता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण कैसा हो जाता है, 90 डिग्री का हो जाता है। तभी हम क्या कहते हैं, इसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। देखिए क्रांतिक कोण को सी से डिनोट करते हैं। अब आप एक छोटी सी डेफिनेशन लिख सकते हैं, क्रांतिक कोण क्या है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। ठीक है, जो प्रकाश किरण थी वो आ तो सघन माध्यम से रही थी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण है वो 90 डिग्री हो जाता है। क्योंकि हमारा जो ऊपर वाला माध्यम था वो कैसा था, कांच का। कांच कैसा माध्यम है, सघन, और नीचे थी वायु यानी विरल माध्यम था। तो हमारा जो अपवर्तन कोण बन रहा था, आपतन कोण सॉरी, वो कैसा था, सघन माध्यम में बन रहा था। क्रांतिक कोण अगर बन रहा है तो सी लिखेंगे, और विरल माध्यम में जो बन रहा है कोण 90 डिग्री का, वो कौन सा है, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है विरल में तो हमारा क्रांतिक कोण बनता है। अब देखिए इसी डायग्राम से हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है कि उसका पूरी तरह से परावर्तन हो जाना, यानी अपवर्तन उसका हो ही ना, जहाँ से प्रकाश आया था उसी से चला जाए, मतलब इधर की तरफ नहीं आएगा ये। ठीक है, माध्यम में जाएगा ही नहीं, उस दूसरे माध्यम में। अब अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ाएं, जैसे अभी हमने इतना बढ़ा दिया, इतना कर दें अब हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने इतना रखा पहले, फिर सेकंड में इतना कर दिया, अब थर्ड में हम इतना कर दें, यानी अगर हम इसे बढ़ाते रहें, इंक्रीज़ करते रहें, तो क्या होगा, अभी तक तो यहाँ इस वाले पे कर रहे थे तो ये इस लाइन पे आ गया था, अब अगर हम ये वाला करेंगे तो ये तो इधर जाएगा ही नहीं, ऊपर ही आ जाएगा डायरेक्ट। तो अब हमने बस यही करना है कि आपतन कोण का मान अगर हम और बढ़ाएंगे तो जो क्रांतिक कोण है उससे भी थोड़ा मान जो है वो बढ़ जाता है, तो प्रकाश उस माध्यम में जाता ही नहीं है और जो पूरा प्रकाश है वो खुद ही परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट आता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी अगर हम आपतन कोण का मान, जो हमारा आपतन कोण आई है, उसका मान और बढ़ा दें तो जो अपवर्तन कोण था हमारा, अपवर्तन कोण को हम क्या कह रहे थे इस समय, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा और अधिक हो जाता है। तो प्रकाश जो है वो इस वाले माध्यम, सेकंड माध्यम जो है उसमें जाता ही नहीं है, टोटल जो प्रकाश है वो ऊपर की ओर चला जाता है, यानी उसका पूरा परावर्तन हो जाता है, अपवर्तन नहीं होता है क्योंकि वो दूसरे माध्यम में नहीं गया। तो इसी हम घटनाओं के कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब जिस प्रकाश का परावर्तन हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो कैसा, चमकने लगता है, वो शाइनिंग मारता है वो प्रकाश। अब जैसे एक तरह से ये रोशनी आ रही है, ये इस दूसरी डायरेक्शन में निकल गई तो ये कैसा होगा, बहुत शाइनिंग करेगा। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पे दो कंडीशन होती हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। पहली क्या, जो प्रकाश है वो हमारा कहाँ से जा रहा था, सघन से विरल में, यानी कांच से वायु में जा रहा था प्रकाश, तब ये हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी कि जो आपतन कोण था हमारा, आपतन कोण कितना होता है,
आई जो था आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। ठीक है, आपतन कोण जो है वो क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए। इसे आपतन कोण को हम बड़ा करते रहते हैं। इसे जब हम खूब बड़ा कर लेते हैं तब जो क्रांतिक कोण है वो उससे बड़ा होना चाहिए। मतलब जो जिसमें क्रिटिकल एंगल बन रहा है, इस वाले में बन रहा था, उससे भी बड़ा हमें करना है उसका मान, तब जाके ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ उसके बारे में थोड़ी थ्योरी लिखी हुई है कि जी जो सब मैंने बोला जैसे वही है कि इसका मान जो है वो पूरा प्रकाश जो है वो खुद परावर्तित हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये कब हो सकता है, जब सरल से विरल में, संघन से विरल में जा रहा हो और आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो। उसके बाद देखिए अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हमें रिलेशन निकालना है। अब देखिए यदि अब आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी वैसी है, जो हमारा प्रकाश था वो विरल माध्यम को हमने मान लिया एक, ठीक है, फर्स्ट एक मान लिया हमने किसी विरल माध्यम को, और जो सघन है उसे मान लिया दो। ठीक है, अब स्नेल के नियम से आपने क्या पढ़ा है, जो साइन आई अपॉन साइन आर होता है वो किसके इक्वल होता है, 2n1। 2n1 के इक्वल होता है। मैंने अभी आपको उस दिन कराया था स्नेल के नियम से, या फिर n2/n1 भी लिख देते हैं हम। ठीक है, n2/n1। तो ये जो हमारा साइन आई अपॉन साइन आर है ये अपवर्तनांक के ही बराबर होता है, यानी 2n1। ये मैंने लिखना भी सिखाया था, इसे किस तरीके से लिखते हैं हम। उसके बाद अब हमने क्या कहा आपसे, आई को हम क्या रख देंगे, c, और जो r है वहाँ रख देंगे 90 डिग्री। तब आपका क्या होगा, तो जो आएगा साइन आई की जगह c अपॉन साइन 90, 2n1 एज इट इज़। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आपका जो साइन c आएगा वो आएगा 2n1। अब 2n1 क्या है, 2n1 1/1n2 के इक्वल होता है। ठीक है, 1n2 क्या है, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। ठीक है, 2n1 जो है 1n2 के इक्वल होता है। कल हमने जो पढ़ा था प्रकाश का अपवर्तन, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से लिखते हैं। जो 1n2 है उसे आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे n2 फिर आप लिखेंगे n1। ठीक है, n2/n1। और अगर 2n1 को लिखेंगे तो आप लिखेंगे n1/n2, जो यहाँ वाली होती है उसे पहले लिखते हैं। उसके बाद देखिए अब आपने जो ये कर लिया, इसके बाद अब आपको इसकी जगह पे आप इसे पुट कर देंगे। तो ये आपका किसके इक्वल था, साइन सी के। तो हमने यहाँ रख दिया साइन सी जो है वो 1/1n2 के इक्वल है। 1n2 की अगर आप वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी 1/sin c। तो यही आपका कि अपवर्तनांक और हमारा जो क्रांतिक कोण है उसमें क्या रिलेशन है। अब अगर हम बात करें, जो प्रकाश है वो कांच से वायु में जा रहा था हमारा, तो कांच से वायु में प्रकाश जाना था, तो कांच को हम लिख सकते हैं जी से ग्लास, और वायु को एयर का ए लिख सकते हैं हम शॉर्ट में। तो हमें वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक निकालना है। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक यानी इनडायरेक्ट वे में ANG निकालना है हमें। ठीक है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ANG को हम लिख सकते हैं 1/sin c। तो अपवर्तनांक जो है वो 1/sin c के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये प्रूफ कर रखा है, जैसे हमने करा है बिल्कुल वैसे ही ये करा हुआ है। अब देखिए अगर कांच वायु के लिए क्रांतिक कोण हमें पता है पहले से ही, तो अपवर्तनांक हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। और जो कांच और वायु है उसके लिए जो क्रांतिक कोण है वो 41 डिग्री 49 सेकेंड, और जल के लिए इतना होता है। अब माध्यम का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए सबसे कम होता है और बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है। जो n है वो लाल रंग के लिए कैसा होता है, कम, और बैगनी के लिए सबसे ज़्यादा होता है। तो इससे हम एक क्या बात निकाल सकते हैं, जो क्रांतिक कोण का मान होगा वो लाल रंग के लिए ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा n है वो 1/sin c होता है। तो c हमारा क्या है, क्रांतिक कोण।
तो 1/c यानी उसका उल्टा, कम का क्या हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा का इधर आ जाएगा कम। क्या? क्रांतिक कोण C। अब देखिए क्रांतिक कोण का महत्व तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल एंगल एंड एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको इसमें क्या करना है, क्रांतिक कोण है जो उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला जो हमारा एग्जाम्पल है प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का जो बनना है। ऐसे तो बहुत से एग्जाम्पल इसमें हैं, काफ़ी हैं। हीरे का चमकना है, कांच में अगर दरार पड़ जाती है उसका चमकना, अगर जल में कोई परख नली रखी हुई है इस तरीके से, टेस्ट ट्यूब अगर हम उसे ऊपर से देख रहे हैं तो वो भी चमकती हुई दिखाई देती है हमें। ये सब प्रकाश का जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी वजह से होता है। पर जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो ही है प्रकाशिक तंतु। तो जो मेन है मैं आपको वो करा रही हूँ। इसका कभी कभी ऐसे मतलब आ जाता है, कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है इसका क्वेश्चन, कई बार आ भी चुका है ये, तो इसे आप कर लीजिएगा। और इससे जो ये है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक घटना है। ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम प्रकाश को पहुंचाते हैं इसमें बिना किसी ऊर्जा के ह्रास के। सो देखिए इसमें क्या करना होता है, पहले आपको प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक युक्ति है जिसकी सहायता से प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा के ह्रास तक पहुंचाया जाता है। जो प्रकाश है वो हमारा ऐसे मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता हुआ खुद ही चला जाता है, इसमें हमें ऊर्जा के ह्रास की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये होता क्या है, पहले तो देखिए ये क्वार्ट्ज का बना होता है। क्वार्ट्ज का बना होता है, क्वार्ट्ज एक धातु है जिसका अपवर्तनांक क्या होता है 1.7। कैसा होता है, एक लंबा और 10⁻⁴ मीटर मोटाई का पतला पाइप होता है। पाइप जो है वो लंबा भी होता है और उसकी मोटाई कितनी होती है 10⁻⁴। ये जो पाइप है वो कैसा होता है, सभी स्थानों पर 1.5 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से लेपित होता है। ये पाइप है हमारा इस तरीके से। ये जो बना हुआ है वो किससे बना है, क्वार्ट्ज से, जिसका अपवर्तनांक क्या है 1.7। अब इसके बाहर का जो क्षेत्र है ये वाला एरिया, ये किससे लेपित होता है, एक पदार्थ से जिसका अपवर्तनांक है 1.5। तो बाहर का अपवर्तनांक कम है और अंदर का अपवर्तनांक ज़्यादा है। अब पाइप के भीतर जो है एक क्रोड होती है और भीतरी भाग को जो हम कहते हैं वो क्या कहते हैं, क्रोड। अब किसके अंदर वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोड। और जो बाहर का पार्ट है जिसमें हमने कर रखा है मतलब एक यहाँ पे लेपित कर रखा है उसे क्या कहते हैं हम, अधिपटन। ठीक है। उसके बाद जो क्रोड के पदार्थ का अपवर्तनांक है अधिपटन के अपवर्तनांक की तुलना में अधिक होता है। ये मैंने भी आपको बताया, जो अंदर का है वो बाहर की तुलना में ज़्यादा होता है। इस प्रकार पाइपों की बड़ी संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, लाइट पाइप्स। इससे ये बनते हैं जो प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाता है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये क्या है, एक पतला पाइप है जो किससे बना है, क्वार्ट्ज से, जिसका अपवर्तनांक 1.7 है और अंदर के पार्ट को ये कहते हैं हम क्रोड। अब बाहर का जो स्थान है वो किससे लेपित है, एक n = 1.5 अपवर्तनांक के एक पदार्थ से जिसे हम बोलते हैं अधिपटन। ठीक है। ये सब इसका थोड़ा थ्योरी टाइप था। अब इसमें होता क्या है, इसकी क्रिया क्या है वो देखिए। जब जो प्रकाश की किरण है वो एक छोटे, इसमें डायग्राम में आप देखिए, मैं बोलूँगी इसमें देखिए। अब जब प्रकाश की किरण है वो एक सिरे पर, जैसे ये वाला सिरा, इस पर एक किरण आती है। ठीक है, इस पर एक किरण आपतित होती है इस वाले सिरे पर। यहाँ ये अभिलंब बने हुए हैं, ये जो भी हैं ये आपके लिए अभिलंब का काम कर रहे हैं ये। ठीक है। तो एक किरण प्रकाश की आती है पहले, सबसे पहले यहाँ से, वो क्या होती है, एक छोटे से कोण पर आपतित होती है। तो ये वायु से क्वार्ट्ज में परिवर्तित हो जाती है, अपवर्तित होती है। यहाँ पे जो बाहर है वो वायु है, अंदर क्या है, क्वार्ट्ज का बना हुआ है। तो क्वार्ट्ज अंदर धातु है, तो वायु से अंदर जा रही है तो दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी अपवर्तन होता है इसका। तो जब इसका अपवर्तन होता है तो ये अंदर का जो पृष्ठ है उसमें क्रांतिक कोण से भी बड़ा कोण बनाती है। यानी जब हमने बताया था ये क्रांतिक कोण से भी बड़ा कोण बनाती है तो क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है। ये क्रांतिक कोण से बड़ा कोण बनाती है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक
परावर्तन हो जाता है। ये क्रिया बार बार होती रहती है, मतलब यहाँ भी अगर होता है तब भी फिर ये बड़े कोण पर आपतित होती है, यहाँ होता है तब भी ये बड़े कोण पर आपतित होती है। इस तरीके से ये बड़े कोण पर आपतित होते होते बाहर की ओर निकल जाती है, दूसरे सिरे पर पहुँच जाती है। तो जो है आपका क्वार्ट्ज है वो क्रांतिक कोण से कम कोण पर आपतित होकर बाहर निकल जाती है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो है ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ठीक है। इसमें बिना ऊर्जा के हम सिर्फ प्रकाश को पहुंचा रहे हैं, किसकी वजह से, कहाँ से पहुंचा रहे हैं हम, जो हमने हमारा अपवर्तन सीखा है उससे। अपवर्तन कैसा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसमें होता है। तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, बिना किसी भी युक्ति के एक ऊर्जा कोई जो प्रकाश सिग्नल है उसे दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। इसका यूज़ कहाँ हम करते हैं, चिकित्सा में और प्रकाशीय परीक्षण में लाइट पाइप के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है और मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जो करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी। हम आपको सारे न्यूमेरिकल्स जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और सारे क्वेश्चन बैंक से देख के जितने भी न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हमें लगेंगे वो मैं आपको कराऊंगी। और जो थ्योरी पोर्शन है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको कराने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।